सो लेट्स स्टार्ट। अभी ये टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक डिवाइड हुआ है दो चीजों में। सबसे फर्स्ट है पार्टनरशिप। जो फाइनल अकाउंट्स है ये एक्चुअली पार्टनरशिप है ही नहीं, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का ये है। सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बोलिए, पार्टनरशिप तुम लोगों ने 12th में पढ़ी थी। अभी सोल प्रोप्राइटर में एक तो है ट्रेडिंग कंसर्न और दूसरा है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो मैन्युफैक्चरिंग वाला है। अभी ट्रेडिंग कंसर्न जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपन बाद में देखेंगे, इसके बाद लास्ट में रहेगा। और ट्रेडिंग कंसर्न, इसका जो फाइनल अकाउंट्स बनता है ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ है। इसमें तीन चीजें बनेगी: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है बच्चों? इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है ये है पोजिशन स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट है ये है पोजीशन स्टेटमेंट। अच्छा, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब ये एक पॉइंट पे बनता है। बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, पूरे साल की नहीं होती है बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट जो है ये फॉर एंटायर पीरियड बोलता है, तो ये इसको पीरियोडिक स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ये पूरे पीरियड के लिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। याद रखो, ये नॉमिनल अकाउंट का ही रूल फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो, अब ट्रेडिंग अकाउंट से अपने को क्या मिलता है? बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अपन उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं। और जो नेट प्रॉफिट है उसको अपन क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और जो नेट लॉस है उसको कैपिटल में से लेस कर देंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही ताकि थोड़ा अपन कंफर्टेबल हो जाए, देन वी कैन जंप ऑन हायर जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है उस पर, ठीक है। चलो, अच्छा, बैलेंस शीट ये स्पेसिफिक डेट पे बनता है, इसलिए इसको पॉइंट स्टेटमेंट बोलता है। ये टू द पॉइंट रहता है। और इसको जो इनकम स्टेटमेंट है इसको पीरियोडिक स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी इसमें अपन क्वेश्चंस कैसे बाइफिकेशन हुए हैं ये देखो। सबसे पहले तुमको कुछ क्वेश्चंस में देख पूछा गया है ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसके क्वेश्चन है ओपनिंग जर्नल एंट्री मतलब एक चीज है, कोई भी क्वेश्चन मतलब अभी बुक्स रीओपन कर रहे हैं अपन, वापस अपना ईयर एंड हो चुका है और अभी नए बुक्स अपन रीओपन कर रहे हैं, न्यू ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं उसको बोलेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो उसकी एंट्री कैसे होंगी? इसमें हर असेट, जितने भी असेट्स है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, पूरे असेट को डेबिट करो इंडिविजुअली, नाम के साथ डेबिट करो। ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, मतलब ऐसा पूरा ये नहीं करने का। अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर बिल्डिंग है 50,000 तो बिल्डिंग अकाउंट अलग से आएगा। लैंड है अगर 50,000 का तो लैंड अकाउंट अलग से आएगा। तो मर्ज नहीं कर सकते, फिक्स एसेट बोल के 1 लाख नहीं ले सकते। दोनों का अलग अलग जाना चाहिए। बिल्डिंग अलग से जाना चाहिए, लैंड एक अलग से जाना चाहिए। तो हर एक असेट को इंडिविजुअली तुमको डेबिट करना है, इंडिविजुअल असेट्स को डेबिट करना है, ठीक है। टू ऑल लाइबिलिटीज, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज, यहाँ पे भी अगेन इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट क्रेडिट करो, सॉरी, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट करो टू कैपिटल अकाउंट। ये तुम्हारी ओपनिंग जर्नल एंट्री है। अच्छा, इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन। नरेशन सिंपल ये रहेगा, बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन, ठीक है। मेरी आवाज गई क्या बच्चों? नो। हेलो, ठीक है ना? बराबर है ना? यस। ठीक है, चलो। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री की ये है, हर असेट को इंडिविजुअली डेबिट करो, हर लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली क्रेडिट करो और कैपिटल रहेगा। जनरली बहुत बार क्वेश्चन में कैपिटल नहीं देता, तो वो बैलेंसिंग फिगर तुम निकाल सकते हो। और इसका नरेशन रहेगा बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन। अच्छा, अगर डेटर है, इसमें डेटर ऐसा दिया है 50,000 और उसमें से आरडीडी दी है 5,000 लेस करके, और 45,000 दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 45,000 दिया है। तो ये केस में, एक मिनट, हाँ, ये केस में तुम डेटर ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जब असेट रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे डेटर पूरे 50,000 पे आएगा। और जब लाइबिलिटीज की बारी आएगी तब आरडीडी अलग से क्रेडिट करेंगे मैम ऑडियो 5,000। नहीं आ रहा। हेलो,
ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो इज नॉट क्लियर। ऑडियो क्लियर ही नहीं आ रहा कि आ ही नहीं रहा है? क्लियर क्लियर नहीं ही आ नहीं आ रहा रहा। है। एक मिनट रुको, मैं शिफ्ट कर देती हूँ। एक मिनट। ये जो हैंड ये जो हैंड रेस कर रहे हो उसका मतलब क्या है? अच्छा, बात चल रही थी ओपनिंग जर्नल एंट्री की। बात क्या चल रही थी? ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो ओपनिंग जर्नल एंट्री होंगी, हर असेट को इंडिविजुअली डेबिट करो, हर लाइबिलिटीज को इंडिविजुअली क्रेडिट करो। एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, हर असेट इंडिविजुअली, मतलब लैंड है तो अलग से लैंड डेबिट करो, बिल्डिंग है, फर्नीचर, जितने भी असेट है सबका अलग से नाम लिखकर डेबिट करना। टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, मतलब जितने भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सबको अलग से क्रेडिट करो टू कैपिटल अकाउंट। ये अपनी ओपनिंग जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, बहुत बार कैपिटल दिया नहीं जाता तो ये बैलेंसिंग फिगर लेगी, ठीक है। और इसका नरेशन रहेगा बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन। बिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कभी कभी बहुत रेयर सिचुएशन में ये पूछने के चांसेस है, 2 या 3 मार्क के लिए पूछ सकता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि बच्चे छोड़ के जाते हैं, इनको पता ही नहीं रहता कि इतनी सिंपल है और इसको 3 मार्क आ सकते हैं। पर इसको इतना चांसेस नहीं ज्यादा पूछने का, ठीक है। तो ये हो गया ओपनिंग जर्नल एंट्री। ये कब करेंगे? जब बुक्स ऑफ अकाउंट अपन रीओपन कर रहे नेक्स्ट ईयर में, सबसे फर्स्ट एंट्री यही होगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ओपनिंग वन। अब है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज मतलब जब ईयर एंड होता है तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है सबको क्लोज किया जाता है और सभी के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करेंगे किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या रहेगी? एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा, वो जो एंट्री पास कर रहे हैं उसको बोलेंगे क्लोजिंग जर्नल एंट्री। क्या बोलेंगे उसको? क्लोजिंग जर्नल एंट्री for transferring every nominal account balances and trading and profit and loss account, ठीक है। अब इसके लिए एंट्री कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट इसका एक सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स अपने को डालना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम्स आएंगे उसमें सबसे फर्स्ट अगर क्वेश्चन में चेक करो, परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न है क्या? अगर परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में, तो पहले इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करो। सबसे फर्स्ट एंट्री यही होगी। परचेस रिटर्न है तो उसको ट्रांसफर करो, अगर सेल्स रिटर्न है तो सेकंड एंट्री सेल्स रिटर्न को ट्रांसफर करने की करेंगे। परचेस रिटर्न को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? अपन परचेस अकाउंट में। परचेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता और रिटर्न उसमें से लेस करते अपन। तो अब परचेस को कम करना है तो उसको क्रेडिट करो, परचेस रिटर्न अकाउंट को डेबिट करो। इसकी एंट्री ये होती, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। इसकी एंट्री ये होगी, ठीक है। बिंग परचेस रिटर्न ट्रांसफर टू परचेसेस। और सेल्स रिटर्न के लिए ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहता सेल्स अपन। अकाउंट डेबिट टू परचेज। मैं बोल रही हूँ, सेल्स रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस रहता है और उसको अपने को कम करना है। सेल्स रिटर्न उसमें से लेस करते हैं तो अभी क्रेडिट बैलेंस है उसको कम करना है, मतलब सेल्स को डेबिट करो। एंट्री रहेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न जो भी है उसको रिस्पेक्टिव परचेसेस या फिर सेल्स में अपन ट्रांसफर कर दे रहे, वहां से लेस कर रहे। तो सबसे पहले एंट्री ये करेंगे। अच्छा, परचेस रिटर्न का औरिक नाम है रिटर्न आउटवर्ड, बहुत बार क्वेश्चन में होता है। और सेल्स रिटर्न का औरिक नाम है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। अच्छा, अगर सिर्फ रिटर्न दिया है तो अब तुमको बैलेंसेस के हिसाब से समझना पड़ेगा। अगर रिटर्न का डेबिट बैलेंस है मतलब ये सेल्स रिटर्न है। अगर कोई रिटर्न्स दिए और उसका क्रेडिट बैलेंस दिया है तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में, मतलब वो परचेस रिटर्न है, ठीक है। बहुत बार वो नाम देता है परचेस रिटर्न तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बहुत बार वो देगा रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही परचेस रिटर्न, और कभी कभी देगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब परचेस रिटर्न है वो, ठीक है। और सेल्स के केस में रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। तो क्लोजिंग एंट्री सबसे पहले रिटर्न्स जो है उसको ट्रांसफर करो अकाउंट में। सेल्स का होगा तो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करो और परचेस रिटर्न होंगे तो परचेस अकाउंट में। देन फिर ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी डेबिट साइड आइटम्स आते हैं, क्या क्या आते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस। अच्छा, आप परचेस कौन सा लेंगे? नेट परचेस लेंगे। सपोज तुम्हारे पास 50,000 का परचेस था और 2,000 का रिटर्न था, तो 2,000 लेस करने के बाद कितना आता है? 48,000। तो अब जब ट्रांसफर करेंगे तुम
इधर सेकंड एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जो भी ट्रांसफर करेंगे तो परचेसेस 48,000 के ही लेंगे, बस दैट्स इट। बिकॉज पहले तुमने रिटर्न ट्रांसफर कर दिया, अब उसमें बैलेंस ही 48 का बचा है, तो वो 48,000 अपन ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और क्या क्या चीजें जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, उतनी हर चीज आ जाएगी। क्या जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पूरे हर चीज ट्रांसफर कर दो, एक सिंगल एंट्री पास कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करो टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। क्या क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड रहता है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री करो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बिंग द सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, डेबिट साइड पूरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए, क्रेडिट साइड पूरे डायरेक्ट इनकम डाल दिए। अच्छा, सेल्स को जब ट्रांसफर करोगे तब नेट सेल्स ट्रांसफर करो। नेट सेल्स मतलब आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न्स, जो बचा है तुम्हारे पास वो सेल्स डालेंगे, क्योंकि रिटर्न्स की तो तुमने सबसे पहले एंट्री कर दी थी, और फिर तुमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है उसके लिए एंट्री रहेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इट्स फॉर प्रॉफिट, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट की बात चल रही है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसकी रिवर्स एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट बन गया अपना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो और पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, हर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली क्रेडिट करो, हर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंडिविजुअली क्रेडिट करना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है सभी को ट्रांसफर कर दो। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, उसके लिए एंट्री रहेगी इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो उसके बाद तुमको क्या मिलेगा, एक तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की एंट्री चल रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रहेगा, टू कैपिटल अकाउंट, जो ओनर है उसके जो कैपिटल है उसमें अपन ऐड करते हैं। और अगर लॉस रहेगा तो उल्टा हो रहेगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिवर्स एंट्री रहेगी। ये मैं प्रॉफिट की एंट्री बता रही हूँ। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्रीज कब करते हैं, जब मैं एक बार समराइज करती क्या चल रहा था। क्लोजिंग एंट्रीज कब करते हैं, जब अपन पूरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द टाइम अपन जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो हर एक नॉमिनल अकाउंट क्लोज करते हैं, उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। उसके लिए जो एंट्रीज लगती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, बिकॉज पूरे अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। और सबसे पहली एंट्री अगर रिटर्न है तो रिटर्न ट्रांसफर करो, परचेज रिटर्न है तो परचेज अकाउंट में डालो, सेल्स रिटर्न है सेल्स में डालो। फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के पूरे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसकी एक सिंगल एंट्री करना। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम की करना। देन फिर एक मिनट, मैं जो भी जिसका भी डाउट है मैं बाद में पढ़ती हूँ। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट की तो बात हो गई, अब बचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको ट्रांसफर करने की एंट्री करो, सिंगल एंट्री जितने भी है सब एक साथ में डाल दो। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम, क्वेश्चन में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स दी है सभी के सभी ट्रांसफर कर दो। और फिर उसका प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग एंट्रीज। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आता है, हाँ ये पूछ सकता है, 5 मार्क 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक्चुअली एंट्री ना ये, हाँ ओमकार, हाँ मेरे को ये बोलना था, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक जब तुम ट्रांसफर करते हो उसकी कंबाइन एंट्री मत करो, बिकॉज मॉड्यूल ने नहीं की है। सेल्स एक अलग होता, क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में जब फिजिकल चेकिंग होने के बाद अपन करते हैं ना, तो उसके लिए अलग अलग एंट्रीज मत पास, सॉरी अलग अलग एंट्रीज ही पास करो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स अलग से ट्रांसफर करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक अलग से ट्रांसफर करो, सेपरेट एंट्री करो। ठीक है, बेटा क्लोजिंग एंट्रीज अकाउंट से, एक अकाउंट से लेके दूसरे अकाउंट में डालेंगे उसके लिए होती है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट के आइटम है, तो वो क्लोजिंग एंट्री में आएगी ही नहीं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज इज फॉर
transferring one account balance in another account, but balance sheet is not an account. Simple. ठीक है, तो ये हो गया क्लोजिंग एंट्रीज, यहाँ तक क्लोजिंग एंट्रीज खत्म हो जाती है। फिर इसमें एक और एक वेरिएशन है। अब चालू होता है क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आगे चलूं। एक क्वेश्चन, मेरी स्पीड बराबर है, मेंटेन हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है एक क्विक रिव्यू दो, क्योंकि बहुत लोग शायद ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा है। तो क्या करें, आगे चलें या छोड़ दें? आगे चले मैम। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है, चलिए लेट्स गो। स्पीड बराबर है या थोड़ी स्लो कर बोलने की? थोड़ी स्लो करो मैम। बाकी ठीक है? ओके ओके, हाँ ओके रहनी चाहिए थी। कि सभी के लिए यही आंसर है कि ठीक है। ओके देन लेट्स गो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में अच्छा एक चीज जो एक डिफरेंस है, ये चीज समझ लो। अगर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स दिया, अच्छा अपने पास पार्टनरशिप नहीं है, अपने पास सोल प्रोप्राइटर है, अगर इनकम टैक्स गिवन है मतलब उसने पर्सनल एक्सपेंसेस है उसके, और इनकम टैक्स है मतलब ये ड्राइंग हुआ, और ड्राइंग क्या करते हो बच्चों, कैपिटल में से लेस। बट इन केस ऑफ कंपनीज, जब कंपनीज की बात चलती है तो इनकम टैक्स बोल तो एक नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। नॉर्मल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इनकम टैक्स को भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ही डालेंगे। तो इट इज अ डिफरेंस। अगर इनकम टैक्स सोल प्रोपराइटर में दिया है मतलब उस पर्सन को पर्सनल एक्सपेंसेस है, जो अपना ओनर है उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए वो बिजनेस उसको एज अ ड्राइंग कंसिडर करता है। बट कंपनीज के केस में इनकम टैक्स दिया है मतलब उसका पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं, ये कंपनी का एक्सपेंसेस है, और कंपनी का एक्सपेंस है मतलब अपन इसको अकाउंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डालेंगे। ठीक है, एक मिनट पहले मेरा होने दो, फिर जिनके भी आ रहे हैं मैं उनका सब बता दूंगी। अमित पहले मेरी पूरी बात सुन ले, देन अपन हर चीज पे आएंगे। एकदम मैं कोई चीज पे जंप नहीं कर सकती, जितनी चीजें मैं तुमको बता रही हूँ अभी वो चीज समझ लो। जिसका भी डाउट है मार्क करके रखो, अपन बाद में पूछेंगे, 10 मिनट इस पे ही डालेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अभी क्लोजिंग एंट्रीज भी हो गई। अब इसके बाद चल रहा है अपना, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट लेती हूँ जो मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ी सी अलग है, उस पर बात करते हैं। अच्छा ये 5,000 है जो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, और ये इंक्लूड कर लिए है जर्नल एक्सपेंसेस में, इट्स इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस। ठीक है, 5,000 एक एडवर्टाइजमेंट के लिए डाले हैं जो जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो जर्नल एक्सपेंसेस में से हटाओ और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बोल के सेपरेट आइटम डिस्क्लोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, मतलब इसके लिए इफेक्ट क्या करेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वहां से लेस करेंगे 5,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एक सेपरेट आइटम बोलकर अपन दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ही। एक आइटम में से लेस करो, एक सेपरेट आइटम बोलकर दिखाओ। इसका मेन एम है कि दोनों चीजें सेपरेटली जानी चाहिए, डिटेलिंग होना असेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो 3 में से ही लेस एंड 3 में ही एक सेपरेट आइटम बोलकर दिखाएं। ठीक है, ये हो गया इसका। अच्छा चलो, उसके बाद ना बहुत लोगों ने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्चुअली मैंने पेपर देखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद में एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सपेंसेस ओइंग मतलब पेएबल है, या फिर एक्सपेंसेस पेएबल, ये सब जो भी वर्डिंग है ये पूरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखा रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ओइंग,
एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल, इन सब का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो। उसको क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड रखेंगे। ठीक है। जिनको भी मैं ये जो भी चीज चल रही है, ओमकार, अमित, मैं वापस से चीज एक्सप्लेन कर रही, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ तो मेरा ध्यान डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को एक्चुअल में बट रहा है ध्यान। तो जितने भी तुम्हारे डाउट्स है संभाल के रखो, रिवीजन में आए हो, घंटा भर है मेरे साथ, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसे चलो, सबके डाउट्स अपन बात कर लेंगे। ओके। अब ये लास्ट बार बोल रही हूँ, बीच में ब्रेक्स मत लगाओ। ठीक है, जो चल रहे स्पीड से बराबर है। ठीक है। उसके बाद क्या चल रहा है, अच्छा एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अगर 10% पर एनम बोला है और तुमको बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, मतलब तुम क्या करेंगे रे, कितने पे लगाएंगे, 10% पूरा पर एनम का ले लेंगे। अगर सपोज 60,000 ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% ही लेंगे पूरी की पूरी, या उसका 6/12 करेंगे। 6/12 करो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं अपन, और वो हर बार अजम्पशन लगाते हैं कि बीच में कहीं दे रहे, इन द मिडल ऑफ द ईयर कहीं लेके जा रहे। तो 10% पर एनम बोला है। अगर ऐसा बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%, सिर्फ 10% दिया है, पर एनम नहीं बोला है, तो अब ये केस में 6/12 करने की जरूरत नहीं है। हाँ तुम बराबर सुन रहे हो, ये केस में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अजम्पशन ये होता है कि जो रेट है ये 6/12 का ही है, ऑलरेडी 6 महीने का ही रेट दिया है। तो यहाँ पे अजम्पशन यही होता है, तो तुमको नहीं करने की जरूरत है। जब 10% पर एनम देता है तो एक साल का रेट कितना है, 10%। तो ड्राइंग का तो अजम्पशन है कि मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द ईयर लेके जा रहे, 6/12 करो उसको। अगर सिर्फ 10% दिया है, एट द रेट 10% तुमको दिया है, कैलकुलेट करने बोला है, तो सीधा सीधा उसका 10% कैलकुलेट कर। ठीक है, इसमें 6/12 करने की जरूरत है क्या, नहीं। ओके गॉट इट, ये चीज समझिए। इसमें मिस्टेक होती है बहुत बच्चों की। आगे चलूं मैं, हाँ ना बोलो रे। अच्छा, आरबीडी और आरडीडी ये चीजें अलग अलग है। अगर क्वेश्चन में तुमको दिया है क्रिएट आरडीडी एट द रेट, आरडीडी नहीं, आरबीडी एट द रेट 5% एंड क्रिएट आरडीडी एट द रेट 2.5%, एक ही क्वेश्चन में दिया, मतलब यहाँ आरबीडी जो ये दे रहे इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और जब आरडीडी दे रहे तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डिटेल्स, सॉरी, रिजर्व फॉर, हाँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, और ये होता है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये अलग अलग चीजें, ये बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने बताया। अच्छा, अभी थोड़े से अपन एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जो अपने को क्वेश्चंस में दिए हैं। तो लेट्स सी, अब थोड़े से अच्छे वाले एडजस्टमेंट चालू होंगे, तो भी ये ध्यान दो यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं उस पर। हाँ, वो जो पहले वाला था वो आरबीडी मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब दोनों साथ में दिए हैं, जब दोनों साथ में दिए, मार्क माय वर्ड, जब दोनों साथ में दिए तो अलग अलग, नहीं तो अपन आरडीडी मतलब अपन यही लगाते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सीधा सीधा यही लगाते। पर अगर एक ही तुम्हारे पास एक जगह क्वेश्चन में दिया है, इनफैक्ट मैं अगर तुमको दिखाऊं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है हाँ, ये देखो पेज नंबर, ये दिख रहा है पेज नंबर ये वाला, आरबीडी एंड आरडीडी। तो यहाँ आरबीडी का मतलब है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और यहाँ है आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दिनेश सर के नोट्स है, मैंने यहाँ से ही तुम्हारे लिए प्रिपरेशन की, ठीक है, बिकॉज ये बहुत सफिशियंट है।
और ये जो मैं बता रही थी, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर यहाँ 10% बोला है, मतलब 6/12 करने की जरूरत नहीं है। और अगर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम दे देता था वो, तो फिर अब 6/12 करने की जरूरत है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। बहुत लोग ये चीज को नजरअंदाज करते हैं। चलो अब अपन थोड़ा मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और ये बहुत लोगों को हार्ड जाता है। तो मैं इसमें से कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी, तो मेरे साथ देखो क्या चल रहा है। पहला पहला इसमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 31st मार्च इज 39,300। और इसमें इंक्लूड क्या है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st मार्च 2018 टू द वैल्यू ऑफ 1500, ऑफ विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 39,300। ओके, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए 31st मार्च को, बट उसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, उसकी एंट्री नहीं हुई। तो एंट्री नहीं हुई तो एंट्री पास कर लो। एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करते अपन टू डेटर अकाउंट, मतलब इसको क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न में इंक्लूड कर लेंगे और डेटर्स में से लेस करेंगे। सेल्स रिटर्न अल्टीमेटली क्या करते हो, सेल्स से लेस कर देते हो, तो इसको 2 में से लेस कर दो, और डेटर्स मतलब डेटर्स में से भी लेस कर दो, सिंपल। डेटर्स में से लेस और सेल्स रिटर्न में ऐड करो, या फिर सेल्स में से लेस करो, वन एंड द सेम। और अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में इसका कुछ मत करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि होना ही चाहिए था। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा देता है परचेसेस इंक्लूड परचेस ऑफ मशीनरी या फिर परचेस ऑफ एनी असेट, तो क्या करना, परचेसेस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड हो गया, तो वहां से हटाओ, परचेस में से लेस करो और बैलेंस शीट असेट साइड मशीनरी में अलग से दिखाओ या फर्नीचर में दिखाओ। कभी कभी इसकी जगह ऐसा देता है कि जो मशीनरी के लिए वेजेस दिए थे वो वेजेस में इंक्लूडेड है इस साल के, तो वेजेस में से लेस करो और मशीनरी में जाके ऐड कर दो। रिपेयर्स के केस में भी देता है, जो मशीनरी के लिए अपन ने खर्चे किए थे, कुछ किया था, कैरेज वगैरह किया था, वो कैरेज में इंक्लूड है बोले, तो कैरेज में से लेस करो, मशीनरी में ऐड करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट ये है, सन्डे डेटर्स इंक्लूड 2000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर रोबर्ट एंड सन्डे क्रेडिटर्स इंक्लूड 1000 ड्यू टू हिम। तो एक पर्सन है जिससे अपने को 2000 रुपए रिसीवेबल है, सेम पर्सन को 1000 रुपीज पेएबल है। तो अपन क्या करते हैं, नेट में सिर्फ 1000 सामने वाले से लेके हिसाब क्लियर कर देते, भाई तू मेरे को 2000 दे रहा, मैं तेरे को 1000 देना बाकी है, एक काम कर सिर्फ 1000 दे, हिसाब क्लियर कर देते। अभी तो बात सामने वाले से कैसा है, सिर्फ 1000 ही रिसीवेबल रहना चाहिए, दैट्स इट। तो अपने बुक में भी सेम चीज दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सन्डे डेटर्स में से 1000 लेस कर दो, उसमें लिखेंगे कैसा, लेस एडजस्टेड इन क्रेडिटर्स, और और क्रेडिटर्स में से भी लेस 1000 कर दो, लिखेंगे क्या वहां पे भी जाके, लेस एडजस्टेड इन डेटर्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो। अच्छा, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा ना, मैं ये समझाने की जरूरत नहीं है ना, वी कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ ना, बोलो फास्ट, एक दो चीजें तो बोलनी है तुमको, उसमें भी ये करने की जरूरत। मैं आगे चलूं, ओके चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना सर ने यहाँ दिया है, एक चीज समझो, डेप्रीसिएशन अपन क्या करते हैं, असेट में से लेस करके बताते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने डेप्रीसिएशन एक अलग आइटम दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। इन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड इसको डिस्क्लोज किया है, पर तुमको पता है क्या करना है, असेट में से लेस करके दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे असेट है, देखो कितना, 20,000 का, फर्नीचर 20,000 का है, फर्नीचर 20,000 का है, तो फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड 20,000 दिखाओ, और ये प्रोविजन जो भी है 2000 उसमें से लेस करके दिखाओ। ठीक है, ये सही तरीका है, तुमको पता है तो तुम लेस कर दो बैलेंस शीट एसेट साइड से, इन्होंने नहीं किया, तुम कर दो। अच्छा, इस साल तुमको डेप्रीसिएशन लगा, सॉरी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट भी करना है, तो फिर ये कौन से साल का था मैम, ये बेटा लास्ट ईयर का था, जो इन्होंने असेट में से लेस करके नहीं दिखाया है, इन्होंने बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करके दिखाया। तो तुमको पता है क्या करते हैं, असेट में से लेस कर दो और इस साल का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो कितना आ रहा। अच्छा, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब
जो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी, एकदम स्टार्टिंग में जो कॉस्ट थी 2000 पे लगाओ वापस, मतलब 20,000 पे लगाओ, 10% 2000 आता है। तो इस साल आउटर कॉलम असेट जाएगा 16,000। ठीक है, इस साल आउटर कॉलम असेट जाएगा 16,000। क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन असेट में से लेस करके दिखाना है बैलेंस शीट असेट साइड। ओके दैट्स इट। आगे चले, यहां तक सबको सब समझ रहा है? सब ठीक है, मैं आगे चलूं? अच्छा, किसी ने पूछा था शायद, ओमकार ने पूछा था, किसने पूछा था आई डोंट नो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक वाली बात है उस पर पूछा था। तो एक चीज समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक की बात निकली तो मैं दो तीन चीजें बता देती। क्लोजिंग स्टॉक का बोलना क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, ये रूल है अपना। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, अगर अगर तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो, मैम आता ही नहीं है, आता है बेटा, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो होता है। तो वो केस में क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ डिस्प्ले करेंगे, बोलो जल्दी। अरे तुम लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग Adjusted स्टॉक, purchase. Adjusted purchase. असेट्स, अरे कहाँ जा रही है, असेट साइड डिस्क्लोज करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक डिस्प्ले हो रहा है तो ये बैलेंस शीट असेट साइड आएगा, सिर्फ सिंगल इफेक्ट। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो उसका अपने फाइनल अकाउंट्स में सिंगल इफेक्ट होता है, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, तो उसको कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा, ये कब होता है, ऐसा कब होता है क्या, हाँ कभी कभी होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो फिर कब क्या करता है वो, ट्रायल बैलेंस में दे देता है क्लोजिंग स्टॉक। या फिर एडजस्टेड परचेसेस के केस में भी वो देता है। एडजस्टेड परचेसेस का मतलब क्या है, एडजस्टेड परचेस मतलब जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस कर दिया। इसका इसका फॉर्मूला क्या देखिए, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अगर रिटर्न्स होंगे तो परचेसेस में से रिटर्न्स भी लेस कर दो। ये फॉर्मूला है एडजस्टेड परचेस का। अगर वो क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेस दे रहा है मतलब उसने क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस कर दिया, और फिर वो केस में क्या करता है, वो ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेस भी देता है और ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक देता है। तो तुमको वापस क्लोजिंग स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लेस हो गया है एडजस्टेड परचेस में से। फिर वो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना, सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में देता है तो उसको क्या करना, सिंगल इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। बच्चा लोग ये ट्रू और फॉल्स में पूछता है, इसका फेवरेट ट्रू और फॉल्स है, बहुत बार पूछता है ये। और तुम लोगों ने गलत किया इसमें। मैंने एक पेपर देखा, उसमें इस बच्चे ने गलत किया, तुम्हारे थोड़े पेपर्स देखे है मैंने, तो जिसने मेरे से चेक किया है उसके तो मैंने पूरे देखे। ठीक है, चलो, तो अभी क्या करना है, अगर बैलेंस शीट में है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ असेट साइड लिखना है। हाँ, अभी यहाँ क्या चल रहा था, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही थी। ये देखो, ये यहाँ से पढ़ते अपन, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वाज टेकन ऑन 31 मार्च, सॉरी वो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के दिन नहीं लिया, उसको कोई बहुत काम होगा उसने उस दिन नहीं लिया। तो कब पॉसिबल हुआ क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंट करना, 7 अप्रैल के दिन। तो 7 अप्रैल के दिन अपने पास स्टॉक है, कितने का है, लाइक 7 अप्रैल के पास 1,80,000 का स्टॉक है। तो कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में वो दिया है उसने। सेल्स कितना है, 2.5 लाख का, परचेज कितना है, 1.5 लाख का, और स्टॉक की वैल्यू है उस दिन 7 अप्रैल के दिन स्टॉक की वैल्यू है कितनी, 1,80,000। ठीक है, अच्छा वो ले सकते हैं क्या, नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को 31 मार्च का ही चाहिए, बिकॉज मेरा फाइनल अकाउंट ही 31 मार्च के दिन बन रहा है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक उसके पहले कैसा ले लूँ, ठीक है, उसके बाद में कैसा ले सकती हूँ मैं। तो अब ये बैलेंस शीट में अपने को नहीं दिखा सकते, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो जो 31 मार्च के दिन थी। तो अभी 7 अप्रैल के दिन तो 180 थे। अच्छा, जो परचेस हुए वो कब हुए हैं, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हुए हैं। ये देखो, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुए, उसमें से सेल्स है 2.5 लाख की, परचेस है 1.5 लाख। तो परचेस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हुए,
मतलब ये पहले नहीं थे अपने पास बिजनेस में, पहले परचेस नहीं थे मेरे बिजनेस में, तो अब ये क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च के दिन तो नहीं थे तो परचेसेस लेस कर दो, सीधा सीधा हर बार परचेस लेस करेंगे बिकॉज ये 31 मार्च के दिन नहीं थे स्टॉक में, तो इसलिए अपने को उस टाइम का स्टॉक निकालना है। अच्छा सेल्स ऐड करेंगे क्योंकि अभी सेल हुआ है पर 31 मार्च के दिन तो ये मेरे स्टॉक में था, तो सेल्स ऐड करो। अच्छा सेल्स है 2.5 लाख का, पर ये गुड्स अपन प्रॉफिट पे बेचते, तो 2.5 लाख में प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है ऑन सेल्स आफ्टर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आफ्टर वॉज 20%, 20% मेरे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है, सीधा सीधा तो 20% लेस करके कर दो, 20% लेस करेंगे मतलब 2 लाख की बात कर रहा है, दैट्स इट, एड लेस करके निकालो। तो जब भी ऐसा देता है तो क्या करना है, अपने को जिस टाइम का स्टॉक दिया, जैसे यहाँ 7 अप्रैल का दिया, वो ले नहीं सकते डायरेक्टली बिकॉज 7 अप्रैल का स्टॉक मुझे नहीं चाहिए, मुझे कौन से दिन का चाहिए, 31 मार्च का, क्योंकि मेरा जो पूरा बैलेंस शीट वगैरह है वही 31 मार्च के दिन बन रहा है, तो स्टॉक पहले कैसे ले लूँ, तो जो परचेस है उसको लेस करो, क्योंकि परचेस 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हुआ है, 31 मार्च के दिन तो ये गुड्स नहीं थे, उसको लेस कर दो। सेल्स है उसको ऐड करो क्योंकि सेल्स अभी हुआ है, तो ये जो 7 अप्रैल के दिन गुड्स काउंटिंग करे उसमें ये सेल हो गए तो ये गुड्स आए नहीं होंगे, पर 31 मार्च के दिन तो ये सेल नहीं हुआ, तो सेल्स वाला चीज ऐड करना है। अच्छा सेल्स अपन गुड्स वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचर इज लेस, तो फिर कॉस्ट पे वैल्यू करना है ना, सेल्स पे तो सेलिंग प्राइस के साथ इंक्लूड करके दिया है, तो इसलिए 2.5 लाख में से जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लेस कर दो, तो अपने को उसकी क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी, वो इतना सेल जितना किया उसकी, फिर वो ऐड कर दो, ठीक है। चले आगे चलूं मैं, ठीक है देखो, हाँ अभी ये मैनेजर की कमीशन ये बहुत होती है, देखो कभी कभी क्या देता है मैनेजर की कमीशन, एक तो ना उसमें दो तीन चीजें होती है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन पे प्रॉफिट निकालना है, जो भी प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर वर्डिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सपोज मैनेजर की कमीशन चार्ज करने से पहले तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और तुमको मैनेजर की कमीशन चार्ज करना है 10%, और वर्डिंग यही है बिफोर चार्जिंग कमीशन जितना प्रॉफिट है उसका 10% ले लो, सीधा सीधा मैनेजर की कमीशन, तो यहाँ कमीशन का अमाउंट कितना आएगा बच्चा लोग, बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बिफोर वर्डिंग है, यहाँ सीधा सीधा 1 लाख का 10% निकालो ना, हाँ 10,000 करेक्ट अजिंक्य, सीधा 10,000 आ जाए, ठीक है। अच्छा अगर आफ्टर वर्डिंग होती जैसे यहाँ दिया है, आर मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ अ 10% ऑन अ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, नेट प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, इसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कमीशन दो मैनेजर को, ये बोला है, तो ये जो 1 लाख है अपने को लेना पड़ेगा ये 110%, तो कितना 10% है फॉर कैलकुलेटिंग मैनेजर कमीशन, ये ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका आंसर आता है 909.90, करेक्ट का जाना है महेश, ठीक है। अभी क्या चल रहा है ये चीज, इसका आंसर ऐसा आएगा, तो अभी तुमको क्या करना है, मैनेजर कमीशन, तो तुमने अमाउंट निकाल दी, क्या करते हैं इसको, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड करते हैं, पीएनएल अकाउंट में डेबिट एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक ये पेएबल है ना, पे हुई नहीं है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है, करेक्ट डन। तो बिफोर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो अमाउंट है उस पर सीधा 10% लगा दो, अगर आफ्टर है तो इंक्लूड करना पड़ेगा वो परसेंटेज, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि 1 लाख इज 110%, देन हाउ मेनी इज फॉर 10%, ठीक है, और उसको पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ठीक है। चलो अच्छा इसमें एक क्वेश्चन में एक लाइन और एक दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो बोले किसके लिए है, बिल्डिंग एंड मशीनरीज के लिए, तो फिर क्या करना मशीनरी में ऐड कर देना, क्या करूं ये देखो ये लाइन दिख रही है तुम लोगों को बच्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम मेंशन इन ट्रायल बैलेंस वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरीज, तो क्या करूं फिर मैं मशीनरी में ऐड करूं, नहीं ये चीज नहीं करनी,
अगर स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रीमियम ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मशीनरी में क्यों ऐड कर रहे हो तुम? तो इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में ही दिखाना है। वो लाइन क्यों दी है? तुमको कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वेरी गुड गजानन। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम इस पर असेट रहो या फिर स्टॉक रहो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ही आएगा। वो असेट में ऐड नहीं करना, क्योंकि वो असेट से रिलेटेड है। नहीं, ये बकवास चीज है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर पर्सनल चीज के लिए तुमने गुड्स लिया, इसका मतलब क्या करना है तुमको? सीधा सीधा वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड चले जाओ और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अपने कैपिटल में से लेस कर दो, सीधा वही करेंगे ना। ठीक है, चलो उसके आगे चलते हैं। एक मिनट है। अच्छा, अनरिकॉर्ड परचेसेस है, जैसे यहाँ दिया है देखो, 6,000 के गुड्स मिल चुके हैं, 6,000 के गुड्स रिसीव हो चुके हैं, ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस में है। तो क्या करेंगे? परचेस बुक में रिकॉर्ड करो। परचेस बुक में रिकॉर्ड करना है मतलब परचेसेस में ऐड करो, क्रेडिटर्स में भी ऐड करो। अनरिकॉर्डेड परचेस हो या फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स हो, कभी भी वो क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट परचेस ही होगा। कभी भी वो कैश सेल्स कैश परचेस नहीं होता है, क्योंकि अगर कैश में मिस्टेक है तो सेम डेट पे ही पता चल जाती है। तो अनरिकॉर्डेड परचेस है या फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स है, वो डेफिनेटली क्रेडिट ही होगा। तो क्रेडिट परचेस के लिए क्या एंट्री होती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेस में ऐड करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो। क्रेडिट सेल्स है, वो अनरिकॉर्डेड है, उसके लिए क्या एंट्री होती है? सेल्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री कर लो। एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर में ऐड और सेल्स में भी ऐड। अच्छा, डेटर की बात निकली तो एक चीज बोल देती। सबसे पहले डेटर्स की करेक्ट वैल्यू निकालो। करेक्ट वैल्यू मतलब जैसे ये अभी चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करनी भूल गई थी, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तुमने सेल्स रिकॉर्ड कर लिया, जो भी ऐसी चीज करनी भूल गई है या फिर जो रॉन्गली इंक्लूडेड है डेटर्स में, तो सबसे पहले उसकी करेक्ट फिगर निकालो। सही फिगर जो होती है डेटर की, सही जो आनी चाहिए वो निकालो। उसके बाद में सबसे फर्स्ट उसमें से बैड डेट लेस करो। क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट बैड डेट, अगर करेक्ट फिगर है 50,000 और उसमें से बैड डेट हुआ है बोले 5,000 का, तो लेस कर दो। कितने बच रहे? 45,000। अच्छा, जो 45,000 बच रहे उस पे आरडीडी लगाओ। आरडीडी है बोले अपने पास @10%, तो इसका 4,500। अच्छा, 50,000 का मत करना। सबसे पहले करेक्ट फिगर निकालना, जो भी एडलेस करना है, जो चीज रह गई है जो या फिर जो रॉन्गली इंक्लूडेड है, रॉन्गली इंक्लूडेड को हटा दो, जो रह गई है उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो फिर 50,000 करेक्ट फिगर आ गई। सबसे पहले उसमें से बैड डेट लेस करो, बचता है 45। देन आरडीडी लेस करो। अच्छा, आरडीडी कौन सा अमाउंट पे? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट, जो अमाउंट है उस पे आरडीडी लेस करना। फिर बचता है 405 से। ठीक, ये बचा है ना? हाँ, फिर उसमें से अब अगर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 10%, तो फिर कौन सा अमाउंट पे लगाओ? जो आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी आई है, इस अमाउंट पे लगाना है। 40,500 पे आंसर आता है इसका 405 से। ठीक है, तो सबसे पहले बैड डेट लेस करो, देन आरडीडी। कौन से अमाउंट से? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट, जो अमाउंट है ये उस पे आरडीडी लेस करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगा दो। फिर डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे लगाना है? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट एंड आरडीडी, जो अमाउंट बाकी है उस पे लगाना है। ओके, इसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करना है क्या नहीं। आई थिंक मैंने बराबर बोल दिया है। चले आगे। हाँ, ओके, चलो। अच्छा, ये देखो यहाँ क्या दिया है। अच्छा, मेरे को बोलो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कहाँ आते हैं रे? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया है, कहाँ आते हैं? एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आते हैं बच्चों लोग। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ऑडिट फीस, लीगल फीस, कंसल्टेंसी फीस, ये सभी के सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो। अच्छा, एक ना कंफ्यूजन है, उसको अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। हिटिंग एंड लाइटिंग चार्जेस कहाँ आते हैं? हिटिंग एंड लाइटिंग,
हिटिंग एंड लाइटिंग दोनों साथ में है, देन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। अगर सिर्फ लाइटिंग है तो कहाँ आता है रे, सिर्फ लाइटिंग है तो अब ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट। और अगर ऑफिस हिटिंग एंड लाइटिंग है तो अब उसने बोल दिया ऑफिस हिटिंग एंड लाइटिंग, ये नया निकाला इसने। अब ऐसा है, बोल क्या करूं उसको, ऑफिस हिटिंग एंड लाइटिंग कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस से रिलेटेड हर खर्चा उधर आता है। अच्छा वेजेस एंड सैलरीज कहाँ आता है, ये मालूम नहीं है क्या सबको, आई थिंक ये चीज बहुत लोगों को पता है। वेजेस पहला है तो ये वन में आएगा, जब सैलरीज एंड वेजेस होगा तो ये थ्री पे आएगा, क्योंकि सैलरीज आता है। वन मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, थ्री मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। आई थिंक ये बोलने की बात है। अच्छा मेरे को बोलो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कहाँ आता है, थ्री, तो हिटिंग एंड लाइटिंग वन पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सिर्फ लाइटिंग है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और अगर ऑफिस हिटिंग एंड लाइटिंग है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो उसमें भी तीन वेरिएशन है, तो प्लीज चीजें ध्यान से पढ़ो देन कोई कंक्लूजन पे आओ। अच्छा मोटिव पावर कहाँ आता है रे, मोटिव पावर, हाँ यही पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता है। अच्छा मेरे को बोलो रॉयल्टी है, रॉयल्टी कहाँ आता है, सिर्फ रॉयल्टी, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी इज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट को ही वन बोलते हैं अपन। अच्छा अगर रॉयल्टी ऑन सेल्स है, ये कहाँ आएगा, रॉयल्टी ऑन सेल्स, अब ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऐसा भी होता है कि अब क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसको ले लो, रॉयल्टी ऑन सेल्स है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा, बिकॉज सेल्स से रिलेटेड हर चीज अपन कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और परचेज से रिलेटेड हर एक एक्सपेंसेस अपन कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जैसे कैरेज इनवर्ड है, कार्टेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, ये सब इनवर्ड है मतलब परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वन में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और अगर कार्टेज आउटवर्ड है या फिर कैरेज आउटवर्ड है तो ये सेल से रिलेटेड कैरेज है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा सिर्फ कैरेज है, सिर्फ कैरेज है, बोला ही नहीं उसने क्या है आगे। सिर्फ कैरेज मींस कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है बच्चा लोग, सिर्फ कैरेज बेटा महेश वन पे आएगा। अच्छा ये बोला मतलब सिर्फ कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, वन पे। तो एक चीज याद रखो, परचेज से रिलेटेड हर एक एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, वन पे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल से रिलेटेड हर एक एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से मैंने बोल दिया है, अभी अपन आगे चल सकते हैं। एक मिनट, मैं वापस मेरे इस पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा था आई थिंक अपना, हो गया था, ओके। वहीं से चालू हुई थी ना, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस से ही बात चालू हुई। अच्छा कमीशन ऑन सेल्स है तो फिर कहाँ चालू रहे इसको, कमीशन ऑन सेल्स है, कमीशन ऑन सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अभी बोला है, सेल्स से रिलेटेड हर खर्चा कहाँ जाता है, थ्री। अच्छा कमीशन ऑन परचेस मतलब परचेस से रिलेटेड खर्चा कहाँ जाएगा, परचेस से रिलेटेड हर एक खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है, ओके। चलो बहुत बहुत बोल दिया, अब इधर देखो ये क्या दिया है, बैड डेट, ये ट्रायल बैलेंस है, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ ₹6,000 रिटर्न ऑफ इन 16-17, बैड डेट रिटर्न ऑफ करे, उसके अमाउंट बाहर दिए 14,000। अच्छा ये 14,000 आया कैसे है, आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ ₹6,000 रिटर्न ऑफ इन 16-17, मैंने कुछ बैड डेट बोल के रिटर्न ऑफ कर दिया था कब, 16-17 में, आज अब ये साल उसकी रिकवरी हुई है, कौन से साल, अपन किस साल में है अभी देखो, 31 मार्च 2018 में है। तो इस साल मेरे को बैड डेट रिकवरी हुई है, कितने की, 6,000। तो इन्होंने क्या किया, इस साल का जो बैड डेट है, इस साल का जो एक्चुअल में बैड डेट है ना, ये 20,000 है। इन्होंने वो रिकवरी जो हुई ना वो लेस करके दिखा दी, इन्होंने फिगर दिखाया 14,000। ये देखो ये फिगर आया है ट्रायल बैलेंस में, जो कि गलत है, ये फिगर नहीं आना चाहिए। इस साल का पूरा बैड डेट कितना है, 20,000, तो 20,000 पे इस साल का बैड डेट दिखना चाहिए, तो ये 6,000 को क्या करो, ये सेपरेट आइटम बोल के जाएगा कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। तो बैड डेट रिकवरी कभी भी एडजस्ट मत करो कोई भी बैड डेट या फिर प्रोविजंस में से, प्लीज
ये पूरा सेपरेट आइटम है। बैड डेट रिकवरी कहाँ जाएगा फिर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एज अ सेपरेट इनकम बोल के डिस्क्लोज होगा। ठीक है, डन। ये चीज बैड डेट रिकवरी किस में से भी एडजस्ट नहीं करना। कोई भी साल की रहो, कभी भी उसका बैड डेट रिटर्न ऑफ करो, मेरे को लेना देना है क्या इस चीज से? नहीं। कोई भी साल रहो, 20-25 साल पुरानी भी रहो, जिस टाइम पे उस रिकवरी मिली है उस साल की इनकम, जिस साल भी सामने वाले ने मेरे को, अपने को तो, अपन ने तो आस छोड़ दी थी भाई ये पैसा लाके नहीं देगा, ये अपन ने सोचा था, पर बंदे की नीयत अच्छी निकली, उसने पैसा लाके दे दिया। तो वो केस में क्या करना है? जिस साल पैसा मिला उस साल की इनकम सीधा सीधा उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ओके। अच्छा, बैड डेट है। अब ये बैड डेट क्या करना है? 14,000 दिखा, ये गलत है। एक्चुअल में बैड डेट कितना है? 20,000। तो इस साल का बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डालते हो, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो कितनी अमाउंट आएगी? 14,000 नहीं, 20,000 आएगी, क्योंकि इस साल का बैड डेट है, सॉरी मतलब इस साल जो ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए वो पूरा 20,000 है, इन्होंने 6,000 एडजस्ट करने के बाद दिखाया है 14। ठीक है, 6,000 लेस करने के बाद 14 दिखाया, जो कि गलत है। तो इस साल क्या करना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 20,000 और बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 6,000। बैड डेट रिकवरी दोनों अलग अलग चीजें। ओके, आगे चलूं मैं। अच्छा, इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज है, तो ये चीज मार्क कर लो। बैड डेट रिकवरी कौन से भी साल की हो, जिस साल मिली उस साल की इनकम, और वो किस में से भी एडजस्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अभी क्या चल रहा है अपना? ये मशीनरी की बात चल रही है, ये देखो मेरा 31 मार्च 2018 चल रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2018 चल रहा है। तो मशीनरी की ले रही हूँ, देखो मशीनरी की एडजस्टमेंट ले रही हूँ। मशीनरी है यहाँ पे 35,000, करेक्ट? कितने की है मशीनरी? 35,000 की है मशीनरी। 35,000 की purchased on 1st April 2015 was wrongly written off against profit and loss account। ये मशीनरी गलती से रिटर्न ऑफ हो गई, किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कब परचेज करे थे? 1st अप्रैल 2015 में ही तुमने गलती कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले ली। बट दिस इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 1st अप्रैल 2017। पर इस साल के 1st अप्रैल मतलब बिगिनिंग में ही मेरे को ये गलती समझ गई और मैंने इस मशीनरी को अकाउंट में लिया है, और इस पे टेकिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो अभी क्या हो रहा है इन नटशल, मैं वापस बोलती हूँ, एक मिनट। क्या हो रहा है इन नटशल, मैं वापस बोलती हूँ, सुनो। 35,000 की एक मशीनरी थी, जो परचेज कब करे थे बच्चा? अपन अपन परचेज करे थे उसको बहुत पहले। कब करे थे? 1st अप्रैल, हाँ 1st अप्रैल 2015 के दिन ही परचेज परचेज कर लिए थे, पर इसको तुमने क्या कर दिया? सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी, जो कि गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट एसेट साइड आना चाहिए। तो उसकी 35,000 की वैल्यू थी। अच्छा, ये गलती मेरे को समझी कब है? 1st अप्रैल 2017। तो फिर अब मशीनरी तुमने रिकॉर्ड की, पर उस टाइम पे उसकी बुक वैल्यू कितनी होंगी रे मशीनरी की? 35,000 कब थी? 1st अप्रैल 2015, मतलब 2 साल पहले। उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, कितने कितने टाइम हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन? 10% है। कौन से रेट से लगाना है डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है डेप्रिसिएशन, मतलब फिक्स्ड। इसका 10% कितना होता? 3,500। 3,500 ये एक साल का डेप्रिसिएशन है, पर अभी 2 साल हो गए। 1st अप्रैल 2015 से 17 तक, मतलब 2 साल हो गए, मतलब 7,000 लेस कर दो, बचा कितना? 28,000। अच्छा, 28,000 ये वैल्यू है, कौन सा दिन है ये वैल्यू है 1st अप्रैल 2017 के दिन, 1/4/2017 के दिन ये वैल्यू है। ठीक है। ठीक है, तो अभी इसका क्या करना है? 1st अप्रैल को रिकॉर्ड कर लिए, तो अब रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या करे होंगे? इसकी एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट डेबिट करे होंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हुई है। अमाउंट कितना है? 28,000। मैम 35,000 की थी ना मशीनरी, अरे बेटा उस पर डेप्रिसिएशन भी था, 7,000 का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तुमने। एक बार 35 लो, वापस 7,000 लेस कर दो, इससे अच्छा 28 से कर दो सीधे सीधे एडजस्टमेंट।
तो अमाउंट रहेगी 28,000। तो मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड डिस्क्लोज करो 28 पे, और ये कैपिटल में ऐड करना है कितना, 28,000, क्योंकि ये गलती हो गई। अभी इसकी एंट्री ये होगी, अब कैपिटल में क्या बोल के ऐड करेंगे, ऐड प्रायर पीरियड आइटम बोल के करते हैं, प्रायर पीरियड आइटम बोल के करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ गई, ये क्या हुआ है। मशीनरी थी 35,000, कब, 2 साल पहले, और फिर गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए थे। फिर ये गलती मेरे को कब समझी, 1 अप्रैल 2017 को, जिस टाइम पे मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है ये, उस टाइम पे गलती समझी। 35,000 उसकी वैल्यू थी 2 साल पहले, उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, 1 साल का 3,500 मतलब 2 साल का 7,000, लेस करो 28,000। और मशीनरी को रिकॉर्ड करने की अब एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट एसेट साइड इस साल मशीनरी दिखेगी 28,000 पे, और कैपिटल अपने को ऐड करना है कितनी अमाउंट, 28,000 की। क्या बोल के लिखेंगे, प्रायर पीरियड आइटम बोलकर ऐड करेंगे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल में। अच्छा, ये हो गया। मेरे को बोलो, एक मिनट, मोहम्मद, मैं लेती हूँ इस बात पे। अच्छा, ये अमाउंट कितनी है, 28,000, ये कौन से दिन दिख रही, ये कब की बोली मैंने वैल्यू, 1 अप्रैल 2017 की, ठीक है। अच्छा, इस साल भी डेप्रिसिएशन लगाना है कितने, 10% से मशीनरी को। अच्छा, ये मशीनरी 28,000 है, तो इस पे डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लग रहा था, कितना लगेगा, 3,500, करेक्ट ना, 3,500 इस साल लगेगा। अच्छा, ऑलरेडी मशीनरी है ना, कहाँ गई है, कुछ तो मशीनरी है, 75,000 की मशीनरी है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन में। तो 75,000 का 10% सीधा सीधा ले लो, 7,500। तो करंट ईयर में 7,500 ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी थी उस पे, और 3,500 जो अभी रिकॉर्ड करे इस साल में, उस पे पूरा मिला के 11,000 आ रहा है। अब हालत ये हो गई है बोलना मैम कि हमको डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है, बच्चों ने मेरे को लिख के अमाउंट भेजी है। चलो, अच्छी बात है, इसका मतलब तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ये सुकून अलग होता है कि अरे हमको अमाउंट याद रहे, सही जा रहे हैं, ठीक है। कैपिटल में इसलिए जाएगा बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, तुमने कैपिटल में से प्रॉफिट कम कर दिए थे ना, इसलिए कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट कम कर दिए थे अननेसेसरी, उस साल का, कौन से साल का, जिस टाइम में मशीनरी परचेज करे हो तुमने, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए, उतने से मेरा नेट प्रॉफिट कम आया। अब उतने से नेट प्रॉफिट कम आया मतलब उतना प्रॉफिट तुम कैपिटल में ऐड भी कम करे। अब अल्टीमेटली कैपिटल में उतना इंक्रीज कर दो, कितना, 28,000। जो गलती की उस गलती को सुधार रहे अपन। नेट प्रॉफिट तुम कैपिटल में ही ऐड करते थे ना, तो मैं ये चीज भी कैपिटल में ही ऐड कर रही सीधा सीधा, ठीक है अमित। मशीन कैपिटल में ऐड नहीं हो रही, मशीन अलग दिख रही है, बैलेंस शीट एसेट साइड मशीन अलग दिख रही है, और कैपिटल में भी ऐड करेंगे उतना प्रॉफिट, कितना, 28,000 का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन कैपिटल में ऐड कर रहे, नो दिस इज रॉन्ग। मशीन अलग दिख रही है बैलेंस शीट एसेट साइड, मैंने एंट्री बोली मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीन सेपरेटली दिख रही है 28,000 की मेरे बैलेंस शीट में, ठीक है। और कैपिटल में ऐड भी कर रही है बिकॉज नेट प्रॉफिट लास्ट टाइम कम कर दिए थे, तो इस बार मैं ऐड कर दे रही, ओके डन, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, जिनके बराबर जा रहे थे। अच्छा, इस किसी ने पूछा था, मोहम्मद ने पूछा था शायद, इसकी वर्किंग बनाना जरूरी है क्या। बेटा, वर्किंग अगर तुम बनाते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि शायद इसकी वर्किंग थोड़ी बनानी पड़ेगी। जब है ना, 3-4 चीजें एडलेस करने के बाद आंसर आ रहा है ना, तो गो फॉर वर्किंग, वर्किंग बनाओ। अच्छा, वर्किंग ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि ऐसे होनी चाहिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हारे हिसाब से तुम जैसे वर्किंग बना सकते हो बनाओ, बस वर्किंग बनाओ, थोड़े से कहीं कुछ होना चाहिए। ये आएगा तो 15-20 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ी वर्किंग रहेगी तो प्रॉपर दिखेगा, वो मार्क्स काटेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स के पेपर में एक चीज मैं वापस बोल दूं, प्लीज टैली करने मत बैठो, अपने को कोई अवार्ड जीत कर नहीं लाना है हर क्वेश्चन टैली करके। तुम्हारे पास टाइम है तो बाद में आकर टैली करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ये गलती मत करो, दो आधे क्वेश्चन ज्यादा मार्क देते हैं एक फुल क्वेश्चन से, ठीक है। वो आइसक्रीम वाला रूल है, दो आधे आइसक्रीम में एक फुल से ज्यादा आता है, ये रूल है यहाँ पे भी। तो दो आधे क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स देते हैं एक फुल क्वेश्चन से, ठीक है।
प्लीज टैली मत करो। 15 मार्क का क्वेश्चन टैली करने बैठे और नहीं हुआ, दिमाग खराब हो जाता उस पर। अच्छा, एक चीज रहती, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है, सबको लिखना है, और थ्योरी बहुत लोगों की थोड़ी टफ होती है। कौन बोल रहा है उसको क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करो सबसे पहले? कौन बोला है तुमको ये चीज? कोई नहीं बोल रहा। तुमको जैसी मर्जी है वैसा अटेम्प्ट करो, जो तुमको बहुत अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन वो पहले अटेम्प्ट करो बच्चा, ताकि उसको लगे कि ये बहुत स्टूडियस बच्चा है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, इसने अच्छे मार्क्स दिए। अच्छा, ये दिमाग नहीं लगाना जो हार्ड आ रहा है वो सबसे लास्ट करना। ये इंस्टीट्यूट को मालूम रहता, पेपर चेकर को भी मालूम है कि जो स्टार्टिंग में आ रहा है वो बहुत अच्छे अच्छे स्टार्ट में लिख रहा और हार्ड लास्ट में लिख रहा। तो जो हार्ड क्वेश्चन है, जो अपने को नहीं आ रहा, अपने को पता है अपने को थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, तो वो कहीं बीच में घुसाओ। 2-4 क्वेश्चन होने के बाद एक बीच में डाल दो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन में एक अच्छा रखो जो तुमको बराबर आ रहा है। जो सबसे बराबर आ रहा है वो सबसे फर्स्ट लिखना चाहिए। प्लीज थ्योरी क्वेश्चन सबसे चालू मत करो। क्वेश्चन नंबर 1 से तो मेरे को लग रहा है चालू ही नहीं करना। वो वैसे भी लिखना है, वैसे भी ऐसे भी लिखना है, वो थ्योरी रहेगा ऊपर से। तो ये बहुत गंदा दिखेगा कि तुम फर्स्ट में कुछ आंसर गलत हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी में मार्क्स कम मिलते हैं। तो गो फॉर अनदर क्वेश्चन जो तुमको बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले मत करो। और जो 15 मिनट अपने को पहले मिलता है ना पेपर, उसमें बाकी क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एक पढ़ो मस्त, उसको पूरा आंसर आ जाना, बस देखकर लिखने की ही बात रखना, बस इतना अच्छे से कुछ तो हर एक चीज कैलकुलेट कर लेना, क्या हो रहा क्या नहीं। ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में टाइम बस होता है किसको? जिसके दिमाग में पूरा पेपर छप गया है, बस उसको लिखना है, तो उस बंदे को अकाउंट्स के पेपर में टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, चलो अपन बहुत चीजें भटक गए थे, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है मेरा। चलो मैं आगे, हो गया। अच्छा, ये वेजेस 11 मंथ्स मतलब 1 महीने का बाकी है, क्योंकि हर एक्सपेंसेस 12 महीने के लिए चाहिए पूरे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, ये देखो। मशीनरी यहाँ जैसे बोला है, मशीनरी 45,000 की परचेस कब करे? 1 अक्टूबर को। ठीक है, और उसका फ्रेट है कितना? 5,000 का। वो इंक्लूडेड है फ्रेट में, जो अपने परचेस से रिलेटेड फ्रेट है, जो अपन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डाले हैं उसमें ये 5,000 रिलेटेड फ्रेट है मशीनरी का, वो उसमें इंक्लूड है। तो पहले क्या करो, परचेस में से लेस कर दो कितना? 45,000। और फिर फ्रेट में से भी लेस कर दो कितना? 5,000, बिकॉज ये फ्रेट मशीनरी का है, मशीनरी में ही जाएगा। तो इस साल मशीनरी कितनी है? 45,000 प्लस ये 5,000 का फ्रेट। ठीक है, 50,000 की हो रही मशीनरी। अच्छा, ये मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन है, अब इसने डेट वगैरह दी है मतलब डेप्रिसिएशन कंफर्म है। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए? अभी ये 1 अक्टूबर मतलब मिडल ऑफ द ईयर परचेस है, तो अगर इसका रेट दिया है मशीनरी पे 10% लगाना है, तो इसका 6/12 करना पड़ेगा। ठीक है, डेट क्यों दे रहा है समझो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हर डेट को ध्यान रखो कौन सी डेट है। अच्छा, नो, तुम पढ़ते हो तो गड़बड़ में मत पढ़ो, जो क्वेश्चन देता है वो फिगर देखो यार, क्या फिगर दे रही है। कितने लोगों के मैंने पेपर में देखा है 4,000 की फिगर है, नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हो 8,000 हो गई। कौन बोला रही है 8,000 करने के लिए? फिर बोलते हैं कि आईसीआर मार्क्स कट करती है। आईसीआर फालतू के मार्क्स नहीं कट करती है बच्चा लोग, नहीं करती। तुम चांस देंगे तो कोई कौन नहीं करेगा। मार्क्स कट करने में मजा तो आता ही है। हाँ, ठीक है, चलो अभी कहाँ चल रहे थे अपन? ये मशीनरी का हो गया, तो मशीनरी में ऐड करेंगे अपन कितने इस साल? 50,000। और डिप्रिसिएशन पूरे 50,000 पे निकालना है, 45 पे नहीं, पूरे 50 पे डिप्रिसिएशन निकलेगा। ठीक है, अच्छा कमीशन बोला है 2.5% दो सेल्स पे। अच्छा, कौन से सेल्स पे देना बच्चा लोग? नेट सेल्स पे दो कमीशन। कौन से सेल्स पे? नेट सेल्स पे कमीशन दो। ठीक है, अच्छा यहाँ इन्वेस्टमेंट का बोला है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है जो अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी है, कहीं ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट है, कहाँ गई यार? हाँ देखो, यहाँ दिख रही है क्या इन्वेस्टमेंट? ये दिख रही है इन्वेस्टमेंट, ये है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास। ट्रायल बैलेंस में जो दिख रही है वो 1 लाख की है। और इधर बोला है वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी कितने पे? 10% प्रॉफिट पे बोले। बट द एंटायर सेल्स प्रोसेड्स हैव टेकन बट द एंटायर सेल्स प्रोसेड्स हैव टेकन एज सेल्स। पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट से जितने भी पैसे आ गए ना, सबको सेल्स बोल के ले लिए तुमने।
तुमने एंट्री कर दी सेल्स में, ऐड कर दी, अब सेल्स से निकालो क्योंकि वो असेट बेचा है, कोई नॉर्मल गुड्स नहीं। सेल्स में ऐड करके कैसा दिखा सकते, तो सेल्स में से लेस करना है, तो सेल्स में से लेस करना है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस उसमें से लेस करना है, मतलब उसको डेबिट करो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हट गई, कितने की, 1 लाख की, ठीक है। अच्छा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना, 10,000 प्रॉफिट, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर गई तो, अच्छा ये सेल्स कितना, 1,10,000 से डेबिट होगा, ठीक है, सेल्स पूरे 1,10,000 से डेबिट होगा, तो सेल्स में से कितना लेस करेंगे, पूरा 1,10,000, इन्वेस्टमेंट में से ऑलरेडी 1 लाख की है, पूरा 1 लाख लेस कर देंगे, तो इस साल इन्वेस्टमेंट कुछ बचेगी क्या, नहीं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बैलेंस शीट में इस साल के। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितनी है, 10,000, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ओके, ठीक है, चले आगे। अच्छा, अभी कमीशन किस अमाउंट पे निकालेंगे, सेल्स पे बोला है, देखो सेल्स क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया, सेल्स कहाँ है क्या, एक मिनट ढूंढने दो मेरे को, सेल्स कितना दिया है, 23,10,000 का दिया है इस क्वेश्चन में सेल्स। अच्छा, उसमें एक गड़बड़ हो गई, जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट सेल करे तुम सेल्स में इंक्लूड कर दिए, तो वो हटाओ, कितना है, 1,10,000। अच्छा, रिटर्न्स है क्या क्वेश्चन में, है क्या, देखो अगर रिटर्न्स होंगे तो वो रिटर्न्स भी लेस कर दो, ठीक है, मेरे को मिल नहीं रही, रिटर्न्स होंगे तो वो रिटर्न्स भी लेस कर देना है, और रिटर्न्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है उस पे तुमको कमीशन लगा रहा है, जो भी अमाउंट आएगी उस पे कमीशन लगाओ, कितना, 2.5%, समझा, 2.5% लगाओ, तो कभी भी कमीशन नेट सेल्स पे ही होगा, ये चीज मैं बता रही हूँ, और जो भी गलती हुई है उस गलती को सुधारो, वो इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हो गया वहां से लेस कर दो, ठीक है, मैं आगे चलूं, रिटर्न्स नहीं है, ओके, अगर रिटर्न्स होते तो अपन लेस कर देते, मेरे को भी दिखे नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन बहुत भारी था, इसमें क्या था, निकालना कुछ तीसरा ही था, इसमें क्या बोले वाला है, अपने को हर बार आदत क्या हो जाती है कि क्लोजिंग स्टॉक देते हैं और अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर रहती है वो ग्रॉस प्रॉफिट रहती है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पे इसने ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कैसे दिया है इसने, ये नीचे दिया है, देखो नीचे ऊपर सब दिया है, और फिर नीचे ही दिया है, ड्यूरिंग द ईयर डैमेज गुड्स कॉस्टिंग 12,000, एक गुड्स है जो पूरी तरीके से डैमेज हो गए, उसकी कॉस्ट कितनी है, 12,000, उसको सोल्ड करें हम 5,000 पे, bearing the above transaction the gross profit has been 20% on sales, actually sales इस क्वेश्चन में दिए हैं, कितने हैं सेल्स, कहाँ गए, हाँ, 6,50,000 है, सेल्स है 6,50,000, तो वो क्या बोल रहा है, मेरे पास एक गुड्स थे कितने के, 12,000 के, जो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गए, और मैं सिर्फ उसको 5,000 में ही बेच सकती हूँ, 5,000 में मैंने बेच दी, तो 12,000 की गुड्स की कॉस्ट थी, बेचे 5,000 में, तो उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस रहे, 12,000 तो उसकी कॉस्ट थी, बेचे सिर्फ 5,000 में, तो 7,000 का लॉस है इस पे, कितना है, लॉस है 7,000 का, ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ के, ये ट्रांजेक्शन को छोड़ के, उसने बोला है बैरिंग द अबाउ, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन को छोड़ के हर ट्रांजेक्शन जो भी मैंने बेचा है उस पे मैंने 20% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है, जो भी मैंने बेचा है उस पे, तो इसको छोड़ के बेचेंगे, मतलब 5,000 जो बेचे है उसको छोड़ दो, 5,000 जो डैमेज गुड्स सोल है, तो बचे कितने, 6,20,000, ये अच्छे गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है जिसको बेचे, इस पे 20,000 का 20% का प्रॉफिट है, इस पे कितना प्रॉफिट है, 20% का, इसका निकालो 20% कितना होता है, 1,24,000, करेक्ट, 1,24,000। अच्छा, ये नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट है, पर तुम जो बेच के आए हो ये 7,000 का लॉस, डैमेज गुड्स का, वो लेस कर दो 7,000 का लॉस, क्योंकि नॉर्मल गुड्स पे प्रॉफिट हो रहा है, डैमेज जो गुड्स है उस पे लॉस हो रहा है, कितने का, 7,000 का, ये दोनों मिलाओ, फिर फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट क्या है इस साल का, 1,18,000 हो रहा है क्या, 17, सॉरी, 1,17,000, हाँ 17,000, करेक्ट, ये चीज, ठीक है। तो उसने बोला है जो डैमेज गुड्स है बस वही गुड्स मैंने लॉस पे बेचे हैं,
बाकी उसको छोड़ के हर चीज मैंने 20% के प्रॉफिट में बेची है। तो 6,25,000 में 5,000 ये डैमेज गुड्स सोल्ड है। ओके, तो उसको छोड़ के बाकी हर चीज मैंने प्रॉफिट में बेची है, हर एक चीज। बस ये आ गया। चले आगे। तुम लोगों को बोर हो रहा है क्या? ब्रेक चाहिए क्या? मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं बचा है। देखो ये बड़ा लेसन है और मैं इतने क्विकली नहीं करा सकती, तो थोड़े से हर चीज अपने को टाइम देना पड़ेगा। और एक्चुअल में देखे तो अब अपने कहाँ जाके 1 घंटा हो रहा है और अपन बहुत फास्ट आ चुके हैं। फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, प्लीज इसको मत छोड़ो। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा मेरे को बोलो, गोडाउन रेंट कहाँ जाता है? वेयर हाउस, गोडाउन, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड वन। अच्छा हुआ पूछ लिया। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बच्चा। गोडाउन रेंट या फिर वेयर हाउस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाता है, लिख लो अभी। और फैक्ट्री रेंट होगा तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मैम गोडाउन है, अरे बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड सिर्फ चीजें देखो, फैक्ट्री से रिलेटेड हर चीज ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो भी ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा। फैक्ट्री आ गया, कोई भी एक्सपेंसेस रहो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेयर हाउस गोडाउन एक्सपेंसेस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। अच्छा ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज इसने घोल कर दी। इसने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक में स्टेशनरी ऐड कर दिया हर जगह। ओपनिंग स्टॉक में स्टेशनरी ऐड करके ओपनिंग स्टेशनरी का स्टॉक ऐड करके दिखाया। तो ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। स्टेशनरी का स्टॉक अलग से दिखाओ, क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखाओ। तो जो भी इंक्लूड करा है, देखो यहाँ बोला है क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख का है, इसमें स्टेशनरी का स्टॉक भी इंक्लूडेड है। कितना? 800 का। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में अपने गुड्स का कितना है? 7,99,200। बस ये अपना क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सेपरेटली दिखाओ, बैलेंस शीट में सेपरेट फिगर दिखाना है बैलेंस शीट में। ठीक है। हाँ, तो अपनी जो स्टेशनरी है उसका अलग से कैलकुलेशन होगा। हर जगह वो इंक्लूड करके दिखाया स्टॉक में, वो गलत है। हर जगह से निकालो, ओपनिंग स्टॉक में से अलग निकालो, क्लोजिंग स्टॉक में से निकालो। ठीक है। वो ट्रेड एक्सपेंसेस में उसने ऐड करके दिखाया, वहां से निकालो, हर जगह से निकालो। बस दैट्स इट। उसमें वो कंजाइनर कंजाइनी का है तो तुमको ये चीज समझ जाएंगी, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शायद भूल गई थी, अभी अच्छा हुआ दिख गया मेरे को। ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, वो ओएमजीएस वाला रूल यहाँ नहीं है बच्चा लोग, नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस फॉर सीए फाउंडेशन ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वो ओएमजीएस नहीं देखना इधर, भाड़ में जाए। अच्छा एक मिनट, मेरे पास 2-3 डाउट आ रहे हैं, मैं बोल रही। अगर ऐसे स्पेसिफिकली बोला है अजिंक्य कि फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ही जाना चाहिए। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ही जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा सेकंड एडजस्टमेंट किसकी अमित? सेकंड किसकी? मैंने 2-3 चीजें बोली, मेरे को बोल। जी की सेकंड एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीवेबल। कमीशन ये इनकम है, तो इनकम साइड दिखाओ तुम्हारे। और वो उसका अकाउंट बना रहे हो तुम कंजाइनर का, उस कंजाइनर के अकाउंट में दिखाओ कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम कंजाइनर। सिंपल। ठीक है। अच्छा बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड अ डिसऑनर बिल। बिल्स रिसीवेबल में डिसऑनर बिल्स इंक्लूड कर दिया। हाँ मैं इस पे चाह रही थी। ट्रेड एक्सपेंसेस ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही थी, मैंने बोला जो भी स्टेशनरी वगैरह इंक्लूड करे वाली उसमें से हटा के दिखाओ। तो एक्चुअल में अपना स्टॉक है 7,99,200। अच्छा सेकंड है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड अ बिल डिसऑनर बिल।
डिसऑनर बिल है मतलब वो बिल्स रिसीवेबल में से हटाओ, फिर क्या करूं, डेटर्स में ऐड करके दिखाओ। अगर क्रेडिटर्स सॉरी कभी भी जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो उसको बिल्स रिसीवेबल में से लेस करना और क्या करना, अपने डेटर में ऐड कर देना उतनी अमाउंट। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 6 बिल्स रिसीवेबल में से लेस एंड 6 में ही डेटर्स में ऐड। सेम अगर बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, तो वो केस में क्या करेंगे, बिल्स पेबल में से लेस करो और अब किस में ऐड करो बच्चा लोग, अब क्रेडिटर्स में डेटर कब रहेगा, जब बिल्स रिसीवेबल रहेगा। जब बिल्स पेबल है, मैं पेबल की बात कर रही हूँ, मैं बिल्स पेबल की बात कर रही हूँ, अगर बिल्स पेबल है तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स में ऐड होगा और बिल्स पेबल में से लेस कर देंगे। ठीक है डन। हाँ ये किसने तो भी डाउट पूछा था ना, हो गया हमें ये डाउट क्लियर। अच्छा एक फर्नीचर का है, देखो यहाँ फर्नीचर सोल्ड हुआ है इस बार कितने पे, 10,000 पे। उसकी बुक वैल्यू कितनी है बोले, 13,000। कब थी बुक वैल्यू, 31 मार्च 2018 को। फर्नीचर एक मिनट मेरे को लिखने के लिए थोड़ी जगह करने दो। फर्नीचर कितना है बोले, 13,000। उसकी बुक वैल्यू 13,000 है, उसको बेचे कितने में, 10,000 पे। अच्छा ये बुक वैल्यू पे नीचे बोला है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाओ, कितने से, 10% से। तो अभी बोला है डेप्रिसिएशन लगाओ, पहले तो नहीं हुआ होगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो इस पे लगाओ डेप्रिसिएशन पहले। जो असेट बेचते हैं उस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है उतने पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए वो असेट अपने बिजनेस में था, जितने भी पीरियड के लिए होंगे। तो इस पे लगाओ कितना हो रहा, 11,700 हो रहा, करेक्ट। अच्छा अब ये 11,700 की बुक वैल्यू थी, अब इसको बेचे 10,000 में, तो लॉस कितना हुआ, 1,700 का, सिर्फ 1,700 का लॉस है। 1,300 का डेप्रिसिएशन है और 1,700 का लॉस है, ये चीज को याद रखो। ठीक है, 13,000 का असेट था, उसकी बुक वैल्यू थी, पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। असेट जितने पीरियड के लिए अपने बिजनेस में था उतने पीरियड के लिए उसका डेप्रिसिएशन होगा ही। 1,300 डेप्रिसिएशन आया, फिर 10,000 पे बेच दिए तो फिर 1,700 रुपए लॉस आया। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा था वही, तो फिर अलग क्या हो रहा था भाई, नाम अलग हो रहा था, इसलिए बताया। ठीक है चलो हो गया क्या, आगे चले। हाँ चलो आगे चलते हैं। अच्छा कैरेज इनवर्ड काम बोल दिया ना अपन, कैरेज इनवर्ड इज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है अच्छा ये यहाँ पे एक चीज देखो, sales include goods worth rupees 1,50,000 sent out to an company on approval and remain unsold on 31st March 2018. The stock of the goods was 1 lakh. एक सेल्स है जो अपन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे करें, किसको दिए हैं, एन कंपनी बोल के कोई पर्सन है उसको दिए हैं, सेल एंड अप्रूवल बेसिस पे करें, कितने का, 1.5 लाख का। अच्छा इसको क्या कर दिए तुम, अभी तक सेल हुआ नहीं, उससे अप्रूवल आया नहीं है, वो रिमेन अनसोल्ड है 31 मार्च तक। इसको क्या करे तुम, सेल्स में इंक्लूड कर दी, फिर अब क्या करना, सेल्स में सेलेक्ट करो, गलती हो गई, सेल्स हुआ ही नहीं और उस तुमने इंक्लूड करके दिखा दिया, तो जो गलती हो गई उसको सुधारने का टाइम है। सेल्स में से लेस करो, टू में से लेस करना, सेल्स में से लेस करना, देन बैलेंस शीट असेट साइड किस में से लेस करो, डेटर्स में से लेस कर दो, 6 में से लेस करो। क्योंकि जब तुम सेल्स बोल के रिकॉर्ड कर लेते एंट्री यही करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर ये एक्चुअल में सेल्स हुआ ही नहीं तो उसकी रिवर्स एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, सेल्स में से लेस करो डेटर्स में से लेस करो। अच्छा पर ये अपना स्टॉक है जो कोई कस्टमर के साथ है, तो क्या करेंगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास नहीं है, कोई कस्टमर के साथ है, तो फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एक सेपरेट आइटम बोल के डिस्क्लोज करना, कैसा, स्टॉक विद कस्टमर, कितनी अमाउंट उसकी रिकॉर्ड करेंगे, 1 लाख, बिकॉज स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, इसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, स्टॉक विद कस्टमर बोल के आएगा 1 लाख। अच्छा इसको और कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड भी, हाँ बैलेंस शीट एसेट साइड भी दिखाना, 1 लाख। तो इसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे थे, सेल्स में से लेस करना पूरा 1.5 लाख, बिकॉज तुम 1.5 लाख इंक्लूड करे, डेटर्स में से लेस करो कितना, पूरा 1.5 लाख, और बैलेंस शीट एसेट साइड क्या करना है, बैलेंस शीट एसेट साइड तुमको
बैलेंस शीट एसेट साइड तुमको दिखाना है, स्टॉक विद कस्टमर 1 लाख और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड स्टॉक विद कस्टमर 1 लाख। तो टोटल कितना अपन कर रहे हैं, अपन 4 इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके डन। यहाँ पे सेल्समैन का कमीशन है, ये जो भी इफेक्ट हो गया वो लेस करने के बाद जो गुड्स आ रहे, अमाउंट आ रहे और शायद रिटर्न्स भी है, वो लेस करने के बाद कमीशन दो। सेल्स पे कमीशन नेट सेल्स पे दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, मेरे को क्या बोलना है, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। अपन यार रुक जाते हैं क्या, कल लेना है क्या? मेरे को 2-3 दिन जाते हुए दिख रहे, अभी तक थे और 3 जन अभी कम चले गए। नहीं, एक बार क्या करते हैं, मेरे को नहीं, कल अपन ले लेंगे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नहीं हुआ, तो कल मैं थोड़ा मॉर्निंग सेशन ले लूंगी। तो एक तुम भी तुम्हारा पढ़ सकते, 9:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया। तो कल मैं कहाँ से लूंगी, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 23 तक ले लिया था, 24 से कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिसको भी जो भी है वो मेरे को प्रॉब्लम बोल दो। अच्छा बेटा, ये जो जेएलपी वगैरह जो है ना, ये सर ले लेंगे पार्टनरशिप का। ठीक है, कल का टाइम मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। आफ्टरनून सेशन ही रहेगा कल मोस्टली। ठीक है, मैं डाल दूंगी, या फिर मॉर्निंग, आज रात में ही डाल देती हूँ सेशन। ओके। अच्छा, मेरे को बोलो, अभी जिसका जो डाउट है, जो जिसको मेरे को पूछना है वो पूछ सकता है, और जिसको कोई डाउट नहीं है, अच्छा ये सेशन, 1 मिनट, अभी सब जन है, मैं अभी पूछ लेती हूँ। स्पीड नॉर्मल है सेशन में?